स्क्रूइंग मोशन अबाउट और अलोंग जेड एक्सिस, स्क्रूइंग मोशन अबाउट और अलोंग एक्स एक्सिस। हमारे पास दो ये मेजर जो है मोशन, ये हमें क्या मिलेगी, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स देंगे। और इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में जितने भी कोऑर्डिनेट फ्रेम्स एसोसिएट हो रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में हमारे को क्या देखना है, आगे वाले फ्रेम का मोशन देखना है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये देखो, ये जो है रोटेशन, अब हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे पास आगे वाला फ्रेम है जो प्रेजेंट है और उसको प्रीवियस से हम अगर रिलेट करें तो हमारे पास डिग्री ऑफ रोटेशन क्या आता है, थीटा आई। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं नीचे वाले प्लेन को रोटेट करता हूँ, जो एक्स वाई वाला प्लेन है ना मेरा, i-1th जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है, अगर मैं उस प्लेन को रोटेट करूं अबाउट दिस एक्सिस, तो मेरे को क्या मिलता है, डिग्री ऑफ रोटेशन या एंगल ऑफ रोटेशन, जिसका नाम क्या है, थीटा आई। ठीक है, फिर आगे आपने क्या देनी है, इसको ट्रांसलेशन देनी है। तो अगर आपने ट्रांसलेशन देनी है तो आप क्या दोगे, जो xi-1 वाला या जो इसके साथ yi-1 जो एक्सिस है, इन दोनों की हेल्प से हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा प्लेन। इस प्लेन का मोशन अलोंग zi-1, ये हमारे को क्या मिलता है, di। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन अलोंग जेड एक्सिस है वो हमें कैसे मिलेगी, अगर मैं xi-1 yi-1 वाला जो प्लेन है, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं अलोंग दिस एक्सिस i-1 के अलोंग, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो मेरे को क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, फिर आगे क्या आ जाता है हमारे पास, रोटेशन। रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस विद दिस एंगल ऑफ रोटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा आई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि zi-1 वाला जो ये yi-1 zi-1 वाला जो प्लेन है, अगर मैं इसको रोटेट करूं अबाउट दिस एक्सिस i-1 वाली जो एक्सिस है, अगर मैं इसके अबाउट रोटेट करूं तो मेरे को क्या मिलता है, अल्फा आई, डिग्री ऑफ रोटेशन। ठीक है, और एक हमारे पास रह जाता है ए आई, वो क्या होता है कि अगर मैं ट्रांसलेट करूं, ठीक है, अगर मैं ट्रांसलेट करूं, किस प्लेन को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, yi-1 zi-1 को अगर मैं ट्रांसलेट कर दूं इस प्लेन को अलोंग दिस एक्सिस xi, तो मेरे को क्या मिलता है, ai। ठीक है, तो डीएच ने जो थे हमारे पास, जो दो साइंटिस्ट हुए डेनाविट और हार्टनबर्ग, इन्होंने क्या दिए, इन्होंने पैरामीटर्स दिए जिसके साथ कोलैबोरेटिवली हम क्या बता सकते हैं कि हमारे पास जो स्क्रूइंग मोशन हुआ है उसके साथ हमारे पास पोजीशन और ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो जाती है, किसकी, एंड इफेक्टर के कोऑर्डिनेट फ्रेम की विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम। ठीक है, आगे आते हैं हम। देखो, the matrices have been post multiplied because the mobile frames axes have been considered। अब इसके अंदर क्या आएगा कि अगर आप पहले के बाद दूसरा मोशन जो है अगर वो उसमें डिफाइन कर रहे हो, तो हमारे पास जो मैट्रिसेस आएंगी वो क्या होती जाती है, पोस्ट मल्टीप्लाई होती जाती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये देखो, पहले हमारे पास रोटेशन हुई, तो उसके बाद ट्रांसलेट हुई, फिर हमने रोटेशन की, फिर हमने ट्रांसलेशन की। तो ये जो मैट्रिसेस आएंगी ना, इनकी क्या होती है, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट, उसके बाद ये हमारा पोस्ट, ये पोस्ट, फिर ये पोस्ट। ठीक है, हाँ जी, ये समझ में आ रहा है बेटा, why the matrices have been post multiplied, because they come after one another। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि ith कोऑर्डिनेट फ्रेम का मोशन विद रिस्पेक्ट टू i-1, और यहाँ पर क्या है कि i-1 की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ith मैट्रिक्स या विद रिस्पेक्ट टू ith कोऑर्डिनेट फ्रेम। तो हमारे पास इन दोनों का मीनिंग समझ में आ गया। अब ये देखो, आपके पास क्या है, इस डायग्राम से वो क्या डिपिक्ट किया गया है, ये देखो, जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आएगी आई की i-1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आई की i-1, यानी कि ये हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम और ये हमारा स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट फ्रेम। अगर इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप आपको देखना है तो ये जो तीन कोऑर्डिनेट फ्रेम हमारे पास है ना, ये यहाँ पे हमारे पास दो ही है, थर्ड हमारे पास, हाँ थर्ड भी है, ये रहा। ठीक है, सीएथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर इसका, ये जो हमारे पास लास्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम है, अगर इसका रिलेशनशिप हमारे को इससे देखना है i-1 वाले से, तो इनके बीच में जितने भी कोऑर्डिनेट फ्रेम्स होंगे उसके साथ हमारे को इसका रिलेशनशिप पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आई की विद रिस्पेक्ट टू i-1, जैसे अगर यहाँ पे फोर्थ है तो फोर्थ की विद रिस्पेक्ट टू थर्ड। अब इनके बीच में जो ये ए बी सी है ना, ये हमें क्या बता रहे हैं कि पोजीशन जो है ना,
अगर पोजीशन कांस्टेंट है तो ओरिएंटेशन जो है ना वो डिफरेंट हो रही है, ठीक है। अगर हमारे पास पोजीशन जो है जैसे कि आई जो है वो आपके पास लास्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम हो गया ये वाला, और जो i-1 है वो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये पूरी क्या है, काइनेमेटिक चेन है। इनके बीच में जितने भी ये फ्रेम्स है यहाँ पर इनकी जो ओरिएंटेशन है वो आपके पास अलग अलग है। तो इन ओरिएंटेशंस के साथ अगर आपको इसका रिलेशनशिप डेवलप करना है इसके साथ, तो वो आप कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पर एक्सप्रेस की है टी आई विद रिस्पेक्ट टू i-1, ठीक है। अब ये देखो ए का रिलेशन i-1 के साथ, अब ये क्या होता है कि बेस जो है ना, अब बेस के साथ क्या होता है कि जो आपके पास ये लिंक है, ठीक है, एक ये लिंक है और एक ये लिंक है, तो ये दो लिंक है। इन दो लिंक्स की जो पोजीशन है ना वो तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन के कारण जो है ना ये ए बी सी तीन हमारे पास क्या आ गए हैं, कोऑर्डिनेट फ्रेम आ गए हैं, ठीक है। इस लिंक का रिलेशनशिप अगर आपको बेस से देखना हो तो वो आप कैसे देखोगे, वो आपको ये कोऑर्डिनेट फ्रेम्स देंगे ए बी सी, ठीक है। अब ए का रिलेशनशिप देखो किसके साथ, i-1 के साथ। अब ए जो है उसका देखो i-1 के साथ, ए का रिलेशनशिप i-1 के साथ, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सा पैरामीटर इन्वॉल्व है, थीटा आई, ठीक है। ऐसे ही बी का देखो ए के साथ, उसके अंदर कौन सा पैरामीटर इन्वॉल्व है, ये डी आई। फिर सी का देखो बी के साथ कौन सा पैरामीटर इन्वॉल्व है, अल्फा आई। फिर आई का सी के साथ कौन सा पैरामीटर इन्वॉल्व है, ए आई। तो इसलिए हमारे पास क्या रहेंगे, चार ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आती हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? हाँ जी, इस लाइन का मीनिंग समझ में आ रहा है बेटा? आर यू गेटिंग दिस लाइन? आई का i-1 के साथ रिलेशनशिप किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन चार पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, थीटा आई, डी आई, अल्फा आई और ए आई, ठीक है। तो इनकी इनकी टर्म्स में इसका जो रिलेशनशिप है इसका इसके साथ वो हमारे को कैसे मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट कोऑर्डिनेट फ्रेम्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड हियर एज ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, राजन एंट्री मांग रहा है। नाउ दे आर एंटर्ड, ठीक है। अब ये देखो कि ए का i-1 के साथ उसमें कौन सा पैरामीटर इन्वॉल्व है, थीटा आई, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, बेस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है ना उसके साथ इसका रिलेशनशिप ए का वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर, यानी कि उसमें क्या आएगी, रोटेशन इन्वॉल्व है ओनली अबाउट द z i-1, ठीक है, अबाउट द एक्सिस i-1, क्योंकि प्रीवियस वाले के साथ ना इसका लिंक किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वो कौन सी डिग्री ऑफ वो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है हमारे पास, i-1, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये देखो जो आपको फाइनली दिखाया हुआ है ना, ये देखो ये क्या है कि इसके अंदर एक तो हमारे पास क्या इन्वॉल्व है, स्क्रूइंग मोशन अबाउट जेड एक्सिस और स्क्रूइंग मोशन अलोंग अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, तो स्क्रूइंग में क्या हो रहा है, एक तो हमारे पास रोटेशन है z i-1 एक्सिस के अबाउट, और एक हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन है z i-1 के अलोंग। यहाँ पर क्या है कि रोटेशन अबाउट x i-1 है और ट्रांसलेशन अलोंग x i-1 इन्वॉल्व है। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो ना तो आपको फाइनली ये मैट्रिक्स मिलेगी। ये हमारे को क्या बता रही है, ये एंड इफेक्टर का पोजीशन और ओरिएंटेशन बता रही है। जैसे कि इतनी मैट्रिक्स आपको क्या बता रही है, ये जो है ना 3x3 की 1 2 3 3 रोज 3 कॉलम, ये हमें क्या बता रही है, रोटेशन बता रही है, ठीक है। जो i-1 के अबाउट हमारी फुल जो फाइनल रोटेशन हुई है वो क्या हुई है, वो इस मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है बेटा, ये हमारे पास रोटेशन जो आई है इसकी,
जो ये एंड इफेक्टर की रोटेशन आई है इसके अबाउट, बेस के अबाउट, वो हमें कहाँ से मिली है, उसमें रोटेशन तो इतना कंपोनेंट इन्वॉल्व है और ट्रांसलेशन का ये कंपोनेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, ट्रांसलेशन का ये कंपोनेंट इन्वॉल्व है। और ये हमारे पास क्या है, पर्सपेक्टिव, और ये हमारे पास क्या है, स्केलिंग फैक्टर, ठीक है। स्केलिंग का मतलब क्या है कि जो चीज आपने देखी वही चीज आपने यहाँ पर एक्सप्रेस कर दी, और 0 0 0 का मतलब क्या है कि जो आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, ये आप इसलिए उसमें नहीं है पर्सपेक्टिव और स्केलिंग, आपको सिर्फ क्या देखना है कि रोटेशन का कितना कंपोनेंट इन्वॉल्व है और हमारे पास ट्रांसलेशन का कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। ये आपको क्या बता रहा है, ट्रांसलेशन, और ये आपको क्या बता रहा है, 3/3 रोटेशन, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास इनवर्स। इनवर्स में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे i-1 की पोजीशन और ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू ith कोऑर्डिनेट फ्रेम, वो हमें कैसे मिलेगी, जब हम इसका इनवर्स कर देंगे। और इनवर्स करने पर हमें क्या करना है कि इसका हमें ट्रांसपोज ले लेना, ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज में क्या आएगा कि जो आपकी रो होगी वो आपकी कॉलम में चेंज होगी, देखो ये रो आपकी सेकंड कॉलम, थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम, फोर्थ रो आपके फोर्थ कॉलम, ठीक है। करें हम न्यूमेरिकल्स करें इसके ऊपर बेस्ड। Now we come to the numerical. हाँ जी, ये करते हैं हम। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारे पास सीरियल मैनिपुलेटर के ऊपर बेस्ड है। सीरियल मैनिपुलेटर का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्वॉल्व है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कैसे पता चल रहा है, देखो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ रोटेशन इन्वॉल्व है, एक तो θ1 और दूसरा θ2, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एंटी फैक्टर, ये हमारे पास क्या है, फोर आर्म, ये आपको रिस्ट जॉइंट और ये आपका एल्बो जॉइंट। तो ये हमारे पास कौन सी आर्म है, एल्बो एंटी फैक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास एंटी फैक्टर, ये हमारे पास एंटी फैक्टर का टॉप, जैसे हमारा फिंगर का टॉप होता है ना, तो वहां पे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ठीक है। और ये हमारे पास फोर आर्म, एल्बो जॉइंट, ये रिस्ट जॉइंट। चलिए सीरियल मैनिपुलेटर, अब देखो इसको आपने कैसे एनालाइज करना है इन टर्म्स ऑफ, आपके पास ये 4 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो फ्रेम 1 कौन सा है, ये वाला, ये बेस वाला जो है ना, इसको हम बोलते हैं 0th कोऑर्डिनेट फ्रेम, ठीक है। अब ये जो हमारा फर्स्ट लिंक का जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है ना, वो कौन सा है, x0 y0। फर्स्ट लिंक का जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है वो कौन सा है, x0 y0, क्योंकि इसके मोशन के ऊपर हमारी इसकी जो है ना, इस लिंक की एक्चुएशन वो डिपेंड करती है, इस जॉइंट के मोशन के ऊपर हमारी इस लिंक की जो एक्चुएशन है ना वो डिपेंड करती है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट फ्रेम हो गया ना वो कौन सा है, x0 y0, और इस लिंक का जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है वो कौन सा है, x1 y1, ठीक है। अब ये देखो थीटा आई क्या था, हाँ जी, थीटा आई क्या है, इस लिंक की डिग्री ऑफ रोटेशन अबाउट कौन सी एक्सिस, जो बेस वाली एक्सिस है, यानी कि ये बेस से किस डिग्री ऑफ रोटेशन के ऊपर है, तो वो है θ1, ठीक है। जो बेस की हमारे पास क्या आएगी, आउटवर्ड जो हमारे पास होगी ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके साथ इस प्लेन की जो डिग्री ऑफ रोटेशन है वो हमने यहाँ पे एक्सप्रेस की है, θ1, ठीक है। अब DI 0 क्यों है, हाँ जी, DI 0 क्यों है, बता सकते हैं कोई डिग्री ऑफ ये जो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये इस लिंक के लिए 0 क्यों है, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है ना नीचे से। हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि दोनों के बीच का जो गैप है ना, जो हमारे पास दोनों एक्सिस के बीच का गैप है,
वो क्या है, 0 है। क्या आएगी ना, जेड जो नोट होएगी और जो जेड हमारी बेस की होगी, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है, 0 है। यानी कि ट्रांसलेट हमारे को कुछ भी नहीं करना पड़ा, अलोंग जेड जो हमारे पास बेस है उसके अबाउट, जो बेस की एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट हमें कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, तभी ये डी आई जो हो गया वो 0 हो गया। अब अल्फा आई जो है वो 0 है। अब अल्फा आई 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रोटेशन अबाउट बेस की जो एक्स एक्सिस है उसके अबाउट, देखो बेस की जो एक्स एक्सिस है उसके अबाउट कुछ रोटेशन है हमारे पास, नहीं 0 है है, सर। 0 है। अब ये ए आई जो है उसमें क्या होता है कि रोटेशन अपना ट्रांसलेशन अबाउट बेस एक्सिस, L1। एल। ठीक है, इस लिंक के लिए जो वो रहेगी ट्रांसलेशन अबाउट बेस एक्सिस, वो क्या रहेगी, L1। ठीक है, अब ये देखो θ2 के लिए, अब यहाँ पे देखो इस लिंक के लिए रोटेशन अबाउट यहाँ पे जो हमारे पास वो होगी, अब इसका देखो, हाँ इसका रिलेशनशिप देखो अब इसके साथ, इन दोनों का रिलेशनशिप, ठीक है, इन दोनों कोऑर्डिनेट फ्रेम का रिलेशनशिप। जी, ये θ2 क्यों है, सर वो रोटेट कर रही है। रोटेट कर गया, ठीक है। और ये डी आई 0 क्यों है, सर वो तो वही है, उसकी पोजीशन वही है, सेम है। ये देखो थोड़ा सा एक बार हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ये देखो जो डी आई होता है ना वो आपको क्या देता है, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम अ पॉइंट वेयर ए आई माइनस वन इंटरसेक्ट्स द एक्सिस आई माइनस वन टू द पॉइंट वेयर ए आई इंटरसेक्ट्स द एक्सिस आई माइनस वन। ठीक है, मेजर्ड अलोंग द साइड एक्सिस। तो ये डिस्टेंस हम ये डी आई देख रहे थे ना, हाँ डी आई है, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम अ पॉइंट वेयर ए आई माइनस वन इंटरसेक्ट्स द एक्सिस आई माइनस वन। ठीक है, अब इसका और इसके साथ देख रहे हैं ना वो रिलेशनशिप, इस फ्रेम का हम इसके साथ देख रहे हैं रिलेशनशिप, तो क्या आएगा, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम अ पॉइंट वेयर ए आई माइनस वन जो है वो इंटरसेक्ट करती है इसको। ठीक है, ये जो है ना, ये जो है हमारे पास, हाँ इसमें क्या था कि हमारे पास ट्रांसलेशन थी, तो ट्रांसलेशन जो है, हाँ अब ये देखो कि ये दोनों जो है ना, ये प्लेन ऑफ रोटेशन अपना प्लेन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट फ्रेम और ये प्लेन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट फ्रेम, ठीक है, वो दोनों क्या है, आपस के बीच में क्या है, पैरेलल है, आपस में क्या है, पैरेलल है। दैट्स व्हाई D1 जो है ना, ये जो है D2, क्योंकि हमने इसको क्या माना हुआ है कि ये हमारा जीरो कोऑर्डिनेट फ्रेम, या इसको मानते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम है और ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट फ्रेम है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है कि जो ट्रांसलेशन आपको जेड एक्सिस के अबाउट चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये दोनों प्लेन क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। दैट्स व्हाई DI इज 0 इन दिस केस। ये अल्फा ही आपको क्या देता है, अल्फा ही आपको क्या देगा कि रोटेशन अबाउट, सर ये दोबारा बताना आपने कैसे करा। DI 0 कैसे लिया, हाँ जी सर। DI 0 इसलिए लिया ना क्योंकि ये देखो कि जो इसका ये x1 y1 वाला कोऑर्डिनेट फ्रेम है ना, ये x0 y0 वाले कोऑर्डिनेट फ्रेम के हाँ साथ, सर ये तो पैरेलल है। इसके बाद सर ये इसमें क्या है कि कोई भी आपको ट्रांसलेशन नहीं चाहिए ताकि इन दोनों को पैरेलल, क्योंकि लाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पैरेलल है ना। अगर इसको कुछ ऊपर उठाने की जरूरत होती अबाउट जेड नोट एक्सिस,
अलोंग जेड नोट एक्सिस। अगर इसको कुछ ऊपर लाना पड़ता तब हमारे को जितना डिस्टेंस ऊपर लाना पड़ता ना उसको हम क्या बोलते हैं, डी आई। लेकिन ये दोनों अगर पैरेलल है ना, पैरेलल का मतलब क्या है कि एक सेम लेवल के ऊपर है, पैरेलल तो है, सेम लेवल के ऊपर भी है, अबाउट जेड नोट एक्सिस सेम लेवल के ऊपर है, इसको कुछ भी ट्रांसलेट नहीं करना पड़ा ना, दैट्स व्हाई डी आई इज 0। ओके सर। ठीक है, अब ये अल्फा ई 0 क्यों है? क्योंकि देखो आपने जो इसको डिग्री ऑफ रोटेशन दी है ना, इस फ्रेम को जो आपने डिग्री ऑफ रोटेशन दी है ना, वो आपके पास इस एक्सिस के अबाउट तो 0 है। वो किस एक्सिस के अबाउट है? थीटा नोट एक्सिस के अबाउट। ये जो आपके पास है ना जेड नोट एक्सिस, उसके अबाउट है। ठीक है ना, आपने क्या किया ना, x1 वाला x1 y1 वाला जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है ना, ये प्लेन है जो, इसको आपने रोटेट किया है अबाउट जेड एक्सिस, इसको आपने x एक्सिस के अबाउट थोड़ा रोटेट किया है, इसलिए जो है ना अल्फा 2 जो है वो 0। ठीक है, अब ये थीटा आई आपको क्या दे रहा है कि रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। अब आपने इसको जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट किया हुआ है। ठीक है, तो जेड एक्सिस के अबाउट आपने इसको कितना रोटेट किया? थीटा 1। और इस कोऑर्डिनेट फ्रेम को आपने कितना रोटेट किया? थीटा 2 अबाउट जेड नोट एक्सिस। ठीक है, ये बेस की एक्सिस के अबाउट कितना रोटेट हुआ है? थीटा 1। ये जो है ये एक्स नोट वाई नोट वाला जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है, इसके अबाउट, इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट ये कितना रोटेट हुआ है? थीटा 2। ठीक है, तो वो हमारा कहां पे आ जाएगा? थीटा आई में। अब अल्फा आई 0 क्यों है दोनों के केस में? क्योंकि इसके अंदर जो रोटेशन आई है ना वो जेड एक्सिस के अबाउट आई है, एक्स एक्सिस के अबाउट तो है ही नहीं रोटेशन, इसलिए 0। और इसके अंदर भी जो एक्सिस ऑफ वो आएगी रोटेशन, वो जेड एक्सिस है, तो ये जो है एक्स नोट एक्सिस वाली के अबाउट रोटेट नहीं हुआ, इसलिए 0। ठीक है, और ये क्या बता रहा है आपको, जो ये ए आई है, ये क्या बता रहा है कि एक्स नोट एक्सिस के अबाउट इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है? L1। और इसकी जो लेंथ है वो x1 एक्सिस के अबाउट कितनी है? L2। ठीक है, ये बना लोगे टेबल। ये क्या है? रोटेशन अबाउट ith एक्सिस। ठीक है, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग ith एक्सिस। ये डिग्री ऑफ रोटेशन, ये है आपकी जेड एक्सिस के अबाउट, ये है जेड एक्सिस के अबाउट आपकी डिस्प्लेसमेंट, ये है एक्स एक्सिस के अबाउट आपकी एक्स एक्सिस के अबाउट आपकी डिग्री ऑफ रोटेशन, ये है एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी डिग्री ऑफ ट्रांसलेशन। हाँ जी, बन जाएगी टेबल। जी सर। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसके बाद जो हमारे पास है एंड इफेक्टर का जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है, उसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन हमें कौन देगा? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। और किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू द बेस। उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे? देखो, फर्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बेस, और सेकंड की ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जो फर्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू बेस, उसके अंदर क्या है? एक तो फर्स्ट के अबाउट जो ट्रांसफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू बेस, वो हमें कहां से मिलेगी? एक तो देखो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस विद दिस डिग्री ऑफ रोटेशन, और इसके अंदर क्या है? ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस विद दिस ऑफसेट लिंक, जो हमारे पास क्या है? L1। ठीक है, तो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, डिग्री ऑफ रोटेशन थीटा 1, और ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस विद दिस ऑफसेट लिंक। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट यहाँ पर इन्वॉल्व है, एक तो ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस और एक रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। डिग्री ऑफ रोटेशन थीटा 1 और ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? L1, जो हमारे पास क्या है? ऑफसेट लिंक। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे को क्या मिल जाएगी? रोटेशन मैट्रिक्स मिल जाएगी, ये हमारे को ट्रांसलेशन मैट्रिक्स मिल जाएगी।
ठीक है, अब इसके अंदर क्या पता चल रहा है आपको, देखो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम है ना, उसके अंदर हमारे पास क्या आएंगे, 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम की एक्स एक्सिस है ना, उसके अंदर जो हमारे को प्रोजेक्शन मिली है, ठीक है, वो हमें क्या मिली है, कोस थीटा 1, वाई में हमें क्या मिली है, साइन थीटा 1, और जेड में हमें क्या मिली है, 0। ठीक है, तो ये रोटेशन मैट्रिक्स के ऊपर देख लो, ये जो चीज मैंने आपको बताई थी ना स्टार्टिंग में, यहाँ पे नहीं है वो, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ वो चीज। ये रोटेशन मैट्रिक्स, ये जो है ना, द रोटेशन ऑफ फ्रेम एन रिलेटिव टू फ्रेम एम, तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आई है इन टर्म्स ऑफ रोटेशन फॉर दिस कोऑर्डिनेट फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू mth कोऑर्डिनेट फ्रेम, ये देखो, तो ये देखो, ये हमारे पास हो गया nth कोऑर्डिनेट फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू mth कोऑर्डिनेट फ्रेम। तो फर्स्ट की हमें एक्स एक्सिस के अबाउट जो प्रोजेक्शंस मिली हैं, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम की जो हमें एक्स एक्सिस के अबाउट प्रोजेक्शंस मिली है, किसकी, बेस की, अपना ये तो था ना हमारे पास, आप रिलेट कर पा रहे हो, देखो, ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस से देखें इस कोऑर्डिनेट फ्रेम को, तो हमें ये प्रोजेक्शंस मिली है mth कोऑर्डिनेट फ्रेम की, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये हमारे पास हो गया ना बेस की एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी कि आप ये समझो यहाँ पर कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम की जो हमें रोटेशन के बाद उसकी पोजीशन मिली है ना अलोंग एक्स एक्सिस, वो मिली है ये, ठीक है, ये y के अबाउट जो प्रोजेक्शंस मिली है हमें, ये z के अबाउट हमें जो प्रोजेक्शंस मिली है, ठीक है, बेस से देख रहे हैं हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम को, ये x एक्सिस के अबाउट प्रोजेक्शंस मिली है, ये y के अबाउट प्रोजेक्शंस मिली है, और ये z के अबाउट प्रोजेक्शंस मिली है, ठीक है, और ऐसे ही जब हम बेस से देख रहे हैं फर्स्ट को, तो x एक्सिस के अबाउट देखो कितनी प्रोजेक्शन मिली है हमें, L1 cos थीटा 1, और y के अबाउट कितनी ट्रांसलेशन मिली है, L1 sin थीटा 1, और z के अबाउट 0, ठीक है। अब यहां देखो, यानी कि आप इस कोऑर्डिनेट फ्रेम को देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट फ्रेम, ठीक है, तो आप ये देखो कि हम देख रहे हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम को देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम को देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस, तो जो बेस की होगी ना कोऑर्डिनेट फ्रेम, एक्स नोट होगा हमारे पास इसके अबाउट, और वाई नोट होगा हमारे पास इसके अबाउट, ठीक है, तो एक्स के अबाउट हमारे को जो इसकी प्रोजेक्शन मिली है ना, वो क्या मिलेगी, L1 cos थीटा 1, और y के अबाउट जो हमारे को इसकी प्रोजेक्शन मिलेगी इस कोऑर्डिनेट फ्रेम की, वो क्या मिलेगी, y नोट साइन थीटा, अपना ये L1 साइन थीटा 1, ठीक है, z के अबाउट हमें क्या मिलेगी, 0, क्योंकि z में देखो कोई भी ट्रांसलेशन है ही नहीं, ठीक है, z में कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि दोनों क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, अब देखो जो सेकंड कोऑर्डिनेट फ्रेम है उसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं,
ये देखो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस विद दिस डिग्री ऑफ रोटेशन और ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस विद दिस ऑफसेट लिंक L2, यही है देखो, ठीक है। तो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस आपको पता ही है, रोटेशन मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस आपको पता ही है, ये होती है। अभी आपको बता क्या रही है कि देखो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रोटेशन पार्ट तो ये इन्वॉल्व है, ट्रांसलेशन पार्ट ये इन्वॉल्व है, ये हमारा पर्सपेक्टिव ये कांस्टेंट रहती है, और ये हमारे पास स्केलिंग मैट्रिक्स ये भी कांस्टेंट रहती है 1। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जहां भी आएगी उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व आएंगे, एक रोटेशन और दूसरा ट्रांसलेशन। तो रोटेशन जो हमें मिलेगी वो मिलेगी जेड एक्सिस के अबाउट विद दिस डिग्री ऑफ रोटेशन, और जो ट्रांसलेशन मिलेंगी वो मिलेगी एक्स एक्सिस के अबाउट विद दिस ऑफसेट लिंक L2, ठीक है। तो ये हमें क्या पता लग रहा है यहाँ से कि जो सेकंड कोऑर्डिनेट फ्रेम है अगर हम उसको देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम, तो एक्स एक्सिस के अबाउट तो हमारे को रोटेशन के टर्म्स में ये प्रोजेक्शंस मिल रही हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस के अबाउट हमें प्रोजेक्शंस मिल रही हैं, और ये जेड एक्सिस के अबाउट प्रोजेक्शंस मिल रही हैं, और ये हमें ट्रांसलेशन मिल रही है कि जो फर्स्ट हमारे पास जो होएगा, अगर हम इसको देखें तो इसकी जो है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट फ्रेम वो हमें मिलेगी इसकी टर्म्स में, ऑफसेट लिंक की टर्म में। वो हमें क्या मिल रही है, एक तो मिलेगी L2 cos थीटा 2 और एक मिलेगी L2 sin थीटा 2, ठीक है। और जेड में देखो ट्रांसलेशन हमारे पास 0 है, क्यों 0 है जेड में ट्रांसलेशन, हाँ जी जेड में ट्रांसलेशन क्यों 0 है, हाँ जी जेड में ट्रांसलेशन क्यों 0 है, कैन एनीबॉडी आंसर दिस क्वेश्चन। सर वो तो कोइंसिडेंट है ना, नहीं वो ये 2-1 का है ना। आपको क्या है ना, क्योंकि लेवल में आपको अप नहीं कर, अगर आपको जेड के अबाउट ट्रांसलेट करके दोनों को सेम लेवल के ऊपर लेके आना पड़ता, तब यहाँ पे जेड के अबाउट हमारी ट्रांसलेशन जो होती वो 0 ना होती। लेकिन क्या है कि हमारे पास दोनों सेम लेवल के ऊपर है कोऑर्डिनेट फ्रेम्स, तो ट्रांसलेशन अबाउट जेड एक्सिस जो है वो 0 है। एक्स एक्सिस में ये ट्रांसलेशन है, वाई के अबाउट ये ट्रांसलेशन है, और जेड के अबाउट ट्रांसलेशन क्या है हमारी 0 है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन तो आती है ना, हाँ जी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, ठीक है। तो बस ये हमारे पास हो गया, ऐसे ही 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैनिपुलेटर है, हाँ जी। देखो सबसे पहले आपको क्या होगा कि आपको ना जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो आपको ये जो कोऑर्डिनेट फ्रेम्स है ना ये बने हुए नहीं आएंगे, इनको आपको खुद असाइन करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट फ्रेम्स बने हुए नहीं आएंगे, आपके पास क्या आएगी, सिर्फ काइनेमेटिक चेन आपको दिखाई गई होगी, और उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको असाइन करना है। उसके बाद ये नोटेशंस आपको खुद से असाइन करनी है। नोटेशंस देने के बाद आपने क्या बनानी है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और इन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको क्या जनरेट करना है, होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, वो जो ये है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में क्या आएगा, सपोज करो अगर मैं आपको वो भी दे दूं कि आपको काइनेमेटिक चेन दे दूं और आपको ये बता दूं, ये आपके पास इस टाइप के भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि आपको काइनेमेटिक चेन दी होगी और आपको ये जो है ना डिग्री ऑफ रोटेशन, ये इनकी वैल्यू मैं आपको दे दूं अगर, ठीक है। एक बार हम इसको स्टडी करते हैं, देखो ये क्या है। देखो इसके अंदर हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट फ्रेम है, 3 कोऑर्डिनेट फ्रेम्स हैं, ठीक है। एक तो ओरिजिन वाला हो गया, ये हो गया बेस वाला लिंक हो गया जो, एक O1 O2 और एक O3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि यहाँ पर 3 जॉइंट लगे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो 0 अपना, अच्छा एक बेस का भी होगा कोऑर्डिनेट फ्रेम, ठीक है। तो हमारे पास 3 जॉइंट लगे हुए हैं, एक तो ये रहा, ये रोटेशन, ये रोटेशन, और एक हमारे पास ये ट्रांसलेशन, ठीक है। ये ट्रांसलेशन आपको दिखाई हुई है। तो ये जो एंड इफेक्टर का मोशन होता है ना, ये पूरी काइनेमेटिक चेन के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट फ्रेम आता है ना, वो इससे प्रीवियस वाले जॉइंट के ऊपर जो कोऑर्डिनेट फ्रेम होगा सेम उसके ही साथ ये कोइंसिडेंट होगा, ठीक है, कंप्लीटली सुपर इम्पोजिंग होगा।
ठीक है, अब ये देखो ना, Z2 के अबाउट क्या होता है आपका, ट्रांसलेशन होता है, और इसका भी ट्रांसलेशन ही होगा। ठीक है, और ये हमारे पास होएगा X3। ठीक है, ये आपको देखना है कि X3 को आप कैसे डिनोट करते हो, ताकि आपकी जो X3 है ये इसके साथ परपेंडिकुलर हो, और इससे जो प्रीवियस वाली Z एक्सिस है उसके साथ भी ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या लगा है, इसी सेम यहाँ पर हमारे पास 2 डिग्री ऑफ रोटेशन है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें यहाँ से मिल रहे हैं, और एक हमारी ट्रांसलेशन जो है वो यहाँ से मिल रही है। तो देखो, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम है उसके अंदर क्या होगा कि जीरोथ वाली जो जेड एक्सिस है इसके अबाउट डिग्री ऑफ रोटेशन कितना है, θ1। जो सेकंड कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ठीक है, जो यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट फ्रेम है उसके अंदर Z1 एक्सिस के अबाउट कितनी डिग्री ऑफ रोटेशन है, θ2। ठीक है, अब जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट फ्रेम होगा, यहाँ पे मान लीजिए, चाहे उसको यहाँ पे मान लीजिए, चाहे आप दोनों पे दिखा दीजिए, वो आपकी बात एक ही है। तो इसके अंदर क्या है, डिग्री ऑफ रोटेशन है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ट्रांसलेशन इन्वॉल्व है, इसलिए 0। ठीक है, अब ये क्या है, डी जो है वो 0 है फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम के लिए भी, सेकंड के लिए भी 0 है, और थर्ड के लिए क्या है, OB। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए 0 क्यों है, हाँ जी, फर्स्ट के लिए 0 क्यों है, क्योंकि ट्रांसलेशन को कुछ भी आपको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ा, कुछ भी आपको ट्रेवल नहीं करना पड़ा अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम है उसमें बेस के अबाउट हमें कुछ भी ट्रेवल नहीं करना पड़ा अलोंग जो बेस की जेड नोट एक्सिस है। तो ये दोनों क्या है, कोइंसिडेंट है, जेड नोट और Z1, इसलिए 0। अब ये जो है सेकंड कोऑर्डिनेट फ्रेम, उसके अंदर हमें Z1 एक्सिस के अबाउट कुछ भी ट्रांसलेट नहीं करना पड़ा, Z1 एक्सिस के अबाउट हमें कुछ भी ट्रांसलेट नहीं करना पड़ा सेकंड कोऑर्डिनेट फ्रेम को, इसलिए वो भी 0। अब थर्ड जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है देखो, उसमें हमें क्या करना पड़ा है, ट्रांसलेट करना पड़ा है। ठीक है, अब ये देखो ना, जो हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम है उसके अंदर हमें विद रिस्पेक्ट टू Z2, देखो हमें ये ट्रांसलेट करना पड़ा है। Z2 यहाँ पे होगी परपेंडिकुलर, ठीक है, Z2 हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, और उसके अबाउट देखो ये आपको Z3 वाली एक्सिस को देखो कि इसके अंदर कितना डिस्टेंस है, Z2 और Z3 के बीच में जो गैप है उसको हम क्या मानते हैं कि वो ट्रांसलेशन है अबाउट अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, अब ये अल्फा पाई बाय 2 क्यों है, जी, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम है विद रिस्पेक्ट टू देखो ये, इसके अंदर क्या है हमारे पास कि रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, हमारे पास क्या है पाई बाय 2। ठीक है, फर्स्ट फ्रेम की विद रिस्पेक्ट टू बेस हमारे पास क्या है पाई बाय 2, सेकंड की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या है पाई बाय 2। ठीक है, फर्स्ट की विद रिस्पेक्ट टू बेस क्या है पाई बाय 2, और सेकंड की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या है पाई बाय 2, और थर्ड की देखो विद रिस्पेक्ट टू x2 देखो। ठीक है, अब x3 और x2 के यहाँ आपस में पैरेलल है, इसलिए डिग्री ऑफ रोटेशन क्या है 0। ठीक है, अब ये क्या है, ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस, वो क्या है 0, क्योंकि देखो कोइंसिडेंट है। सेकंड की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वो क्या है 0, क्योंकि ये दोनों तो क्या है इंटरसेक्टिंग है, यहाँ पर कोइंसिडेंट के कारण 0 और यहाँ पर इंटरसेक्टिंग के कारण 0। थर्ड की विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्या है, हाँ जी, देखो इसके अबाउट तो हमें कुछ भी ट्रांसलेट नहीं करना पड़ा ना, हम कहाँ जा रहे हैं, जेड एक्सिस के अबाउट हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये दोनों कैसी होंगी, पैरेलल है, इसलिए वो भी 0। हाँ जी, ये बन जाएगी टेबल, हाँ DH टेबल बन जाएगी। समझ में आई बेटा ये टेबल कैसे बनी है? जी सर।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम की विद रिस्पेक्ट टू बेस, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व है, ये देखो, ये क्या है, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, यहाँ पर क्या है, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। ये ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है और ये ट्रांसलेशन अलोंग जेड एक्सिस 0 है, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों मैट्रिक्स आ जाएंगे आपके पास, एक तो रोटेशन आएगी और दूसरा फिर रोटेशन आएगी। पहले आपने रोटेशन दी अबाउट जेड एक्सिस और यहाँ पर आपने रोटेशन दी अबाउट एक्स एक्सिस, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आपके पास क्या आ जाएगी, रोटेशन मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। ट्रांसलेशन जो आएगी वो 0 होगी, ठीक है। बेस से अगर आप इसको देखोगे तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी क्या है, ट्रांसलेशन 0 है, वाई एक्सिस के अबाउट भी ट्रांसलेशन 0 है और जेड एक्सिस के अबाउट भी ट्रांसलेशन क्या है, 0 है। ये पर्सपेक्टिव और ये स्केलिंग मैट्रिक्स, ठीक है। अब सेकंड की देखो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व है, सेकंड की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो सेकंड की देखो, एक तो रोटेशन है अबाउट जेड एक्सिस और एक हमारे पास क्या है, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास क्या देगी, रोटेशन मैट्रिक्स, ट्रांसलेशन जो है वो 0 है, पर्सपेक्टिव और स्केलिंग आपके पास कांस्टेंट रहती है। थर्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम की विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सिर्फ ट्रांसलेशन इन्वॉल्व है ना, ट्रांसलेशन अलोंग जेड एक्सिस इन्वॉल्व है, तो ये रोटेशन भी 0 है जेड एक्सिस के अबाउट और रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस भी 0 है और रोटेशन अलोंग अपना ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस भी 0 है, सिर्फ क्या है, ट्रांसलेशन अलोंग जेड एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखो, सेकंड को सेकंड से देख रहे हैं थर्ड को, ठीक है। तो रोटेशन कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है, देखो रोटेशन दोनों 0 होगी, ना तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन है ना एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर रोटेशन मैट्रिक्स, जो नो रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है, जो क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिर्फ हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन अलोंग जेड एक्सिस है, ये देखो, ट्रांसलेशन अलोंग जेड एक्सिस ओबी, जो हमने क्या मेजर किया हुआ है, ये डिस्टेंस यहां से लेकर ये डिस्टेंस, इसको हम बोल रहे हैं D3, ठीक है। ये ठीक है, ये आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया सबको, ठीक है। ये एक बार ये देख लेंगे, ये 0 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ये जो पर्सपेक्टिव मैट्रिक्स है ये 0 होती है, तो आपके पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगी, एंड इफेक्टर का फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। ये रोटेशन पार्ट उसके अंदर कितना इन्वॉल्व है, ये ट्रांसलेशन उसके अंदर कितनी इन्वॉल्व है, पर्सपेक्टिव और स्केलिंग तो आपके पास है ही नहीं। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, ये हम कल करते हैं फॉर एक्सिस। ये आपके साथ मैंने कर दी थी, पीडीएफ शेयर कर दी थी आपको, नहीं सर ये नहीं करी थी, कर देना। कर दूंगा ये लिस्ट शेयर, ठीक है। चलिए मैं एक बार आपकी अटेंडेंस ले लूं, आयुष अभिषेक, जसमीत, ज्योत,
चलिए चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।